तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग जो उसका बुक 2 है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग उसको कवर कर रहे थे। और उसी सीरीज़ में ये उस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट है। मतलब इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो हमने जो है वो जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका पहला चैप्टर कवर कर दिया है। उसकी वीडियो ऑलरेडी जो है वो चैनल पे चली गई है। और अब जो है ये पूरे पॉलिटिकल साइंस सिलेबस का दूसरा चैप्टर है, सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। तो उसको हम लोग जो है वो कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा हम लोग का। तो आप जो है वो उस वीडियो को भी देख ले, उस चैप्टर को भी देख ले, ताकि आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद हम लोग जो है वो लगातार और चैप्टर्स भी जो है वो देखेंगे इस चैनल पे। तो एनसीईआरटी की जो है वो प्रॉपर लाइन बाय लाइन रीडिंग, उसका एक्सप्लेनेशन है ना, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम के अनुसार। अभी तो खैर स्टार्टिंग है 12th क्लास का, तो जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया है ना। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो है वो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो अपना चैप्टर जो हम कर रहे थे चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, उसको हम लोग जो है वो कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं बेसिकली। तो इस वीडियो के बाकी 3 पार्ट में, ये चौथा पार्ट है ना, तो बाकी 3 पार्ट में जो है वो हम लोगों ने हर पार्ट वाइज जो है वो टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और उसके बाद जो है वो नेशन को जब हमको बिल्ड करना था एक तरीके से, जब कंट्रोल अपने हाथ में आया, तो फिर क्या क्या चैलेंजेस उस समय में हम लोगों को जो है वो फेस करने थे। उन चैलेंजेस के बारे में हमने पढ़ा। मेजरली 3 चैलेंजेस थे। फिर हमको ये बताया गया कि वो जो उस 3 चैलेंजेस में से जो एक चैलेंज है कि हमारे देश को जो है वो हमको यूनाइट करके रखना है, इंडिया को एक यूनाइट करके एक यूनिट बनाना है, तो उस चैलेंज को जो है वो हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में कवर करना था। उसके बाद जब सेकंड पार्ट आया तो हमने पढ़ा कि भाई पूरा पार्टीशन का जो प्रोसेस है, जिस समय में हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि देश जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया था, है ना, इंडिया और पाकिस्तान। तो जो पार्टीशन है उस पूरे पार्टीशन का प्रोसेस हम लोग को समझाया गया सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम लोग जो है वो ये देखे कि भाई जो हमारे यहाँ इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको कैसे हमने जो है वो कन्विंस करके, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे हमने कन्विंस करके इंडिया का जो है वो पार्ट बनाया, इंडिया में जो है वो कंप्लीटली मर्ज किया। तो वो देखा हमने। और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें हम लोगों को बताया जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जिसमें हमको समझाया जाएगा कि जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो तो आपने अपना जो है वो फिक्स कर लिया इंडिया का, कि भाई इंडिया का एक्सटर्नल बाउंड्री क्या रहेगा, इंडिया जो है वो पूरा एज अ कंप्लीट यूनिट जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। लेकिन इंडिया के अंदर की बाउंड्रीज को जो है वो हमको डिस्कस करना था, स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करना था, कि भाई जो स्टेट्स होंगे हमारे देश में वो किस तरीके से जो है वो बनाए जाएंगे। तो उसी पर जो है वो पूरा का पूरा ये पार्ट, ये टॉपिक जो है वो कवर्ड है। तो उसको हम लोग को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो हम लोगों को क्या बताना चाह रहा है। आपको एक बुक एनसीईआरटी का अपने पास जो है वो उसको लेकर रखिए और साथ साथ में जो है वो अंडरलाइन करते चलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस हो रहा है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी जो है वो आपको पता रहना चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। उसी को हम लोग को जो है वो देखना है। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विथ द पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो कह रहा है कि जो 2 पार्ट में हमने पढ़ा कि जो नेशन बिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ पार्टीशन के साथ या इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो हमने प्रिंसली स्टेट्स को अपने देश में शामिल कर लिया, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं था। चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए थे बेसिकली नेशन बिल्डिंग के। वहाँ पर अब एक नया चैलेंज था। चैलेंज क्या था? नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स, कि स्टेट्स की अंदर, मतलब जो भारत देश है उसके देश का अंदर में जो स्टेट को कैसे डिवाइड करना है, तो स्टेट्स की बाउंड्रीज डिफाइन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज में से एक चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज वो था। दिस वाज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये एक तरीके से आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ क्योंकि हमको शासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो हम अपने अपने सहूलियत के हिसाब से उसको बांट लें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। कह रहे इस तरीके से पार्टीशन करना था जी, बाउंड्री जो है वो इस तरीके से करनी थी कि जो हमारे देश का जो प्लूरैलिटी है, प्लूरैलिटी कहने का मतलब हमारे देश में आपको पता है बहुत डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो हमारे यहाँ रहते हैं। उसमें हम लोगों को लैंग्वेज को प्रायोरिटी बनाकर जो है वो पूरा डिवीजन करना था। ठीक है, स्टेट्स का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है
उसका मेन बेसिस जो है वो लैंग्वेज होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लुरैलिटी को हमको जो है वो ध्यान में रखते हुए पूरे देश के अंदर का इंटरनल बाउंड्री जो है वो बनाना होगा। ठीक है, तो मेजर जो पर्सपेक्टिव था कि किस तरीके से जो है वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज होगा, उसका मेन जो बेस था वो था लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पर ही जो है वो स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करना था। जब कॉलोनियल रूल का समय चल रहा था, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल कर रही थी, उस समय की जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो बनाया गया कि हमको रूल करने में कैसे जो है वो इजी होगा, उसी हिसाब से हम अपना जो है वो स्टेट का डिवीजन करके रखेंगे। या फिर सिर्फ इस तरीके से उसको जो है वो बांट दिया गया था दैट सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स। अब इस तरीके से सिर्फ बांटा हुआ था कि एक तरफ जो है वो प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे और उसी के बगल में जो है मतलब वो एरिया जो है एक तरीके से डिफाइन हुआ था कि ब्रिटिश के अंदर कौन सा एरिया रहेगा और फिर प्रिंसली स्टेट्स जो है वो कौन कौन सा एरिया रहेगा जो रूलर्स के अंदर जो है, जो राजा लोग के अंदर रहने वाला है। तो मतलब बेसिकली बात ये समझिए कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश इंडिया में जो स्टेट्स डिवाइडेड थे उनका कोई बेस नहीं था, कोई आधार नहीं था, अपने कन्वीनियंस के अनुसार जो है वो बांटा हुआ था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस हो या फिर ये कन्वीनियंस कि एरिया डिवाइडेड होना चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स अलग रहना चाहिए और हमारा जो मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में जो एरिया है वो अलग रहना चाहिए। आवर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दिस डिविजन्स, और इस तरीके का जो भी डिवीजन था उसको हमारे नेशनल मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। लोग नहीं मान रहे थे कि इस तरीके का जो डिवीजन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए हुए हैं वो सही नहीं है। इन लोगों ने कहा कि ये सब आर्टिफिशियल है और हमारे जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम लोग आगे चल के जो है वो जो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स होगा उसका बेसिस हम क्या रखेंगे, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल रखेंगे। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा कि जो भी स्टेट्स बनने थे उनका सबसे प्राइमरीली जो सबसे फोकस वाला एरिया था वो था लैंग्वेज। ठीक है, इनफैक्ट आफ्टर नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में जो कांग्रेस का एक सेशन हुआ था नागपुर में, वहां पर ये प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, ये मान लिया गया था कि हम लोग को जब भी आगे स्टेट्स अपना बनाएंगे तो वहां पर यही प्रिंसिपल जो है वो रखेंगे, है ना। और वो ये प्रिंसिपल किसके द्वारा कहा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जो है वो मतलब कांग्रेस पार्टी ने खुद ही जो है वो इस बात को मान लिया था कि हम लोग कभी भी जब आगे चल के स्टेट्स रिऑर्गेनाइज करने की पावर हमारे पास आएगी तो हम लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी देने वाले हैं। इसके बाद बहुत सारे प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी वेर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बहुत सारी कांग्रेस के अंदर जो है वो कमेटी बनाई गई जिनको कहा गया कि आप देखिए कि भाई किस एरिया में या किस जोन में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, और जब आप ये सब चीज़ देख रहे हो तो फिर आप ब्रिटिश इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उस पर ध्यान मत दीजिए। अब ब्रिटिश इंडिया जिस तरीके से अपने हिसाब से बांटी हुई है उसको आपको ध्यान नहीं देना, आपको ये चेक करना है, या उस कमेटी का ये मेन पर्पस ये था कि हमको ये देखना है कि कहाँ पर किस तरीके का लैंग्वेज बोला जाता है और उस लैंग्वेज के बेसिस पे हम कैसे जो है वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ तो चीज़ें बदल गई, है ना। लोगों का अब सोच जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बहुत सारे लीडर्स का ये मानना था कि अगर हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बांट देंगे तो हो सकता है इससे डिसरप्शन हो जाए और डिसइंटीग्रेशन हो जाए, क्योंकि हमने तो ऑब्वियसली जब इंडिपेंडेंस देखा तो हमने ऑलरेडी पार्टीशन जो है वो देखा है, तो हमारे दिमाग में तो वो एक डर हमेशा रहता है कि भाई अभी जैसे देश जो है वो 2 हिस्सों में बट गया है, आगे चल के अगर लैंग्वेज के बेसिस पे भी हम अलग अलग स्टेट्स बांट दें, क्या पता कल को ये लोग भी डिमांड करने लगे कि क्योंकि मेरा लैंग्वेज अलग हो ही गया तो हमको एक अलग देश बनाना है। तो ये एक डर जो है वो लीडर्स के मन में उस समय में रहता था कि भाई अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे देश के अंदर जो है वो एक डिसइंटीग्रेशन की भावना जो है वो आ जाएगी। ये भी माना गया, इट वाज also felt that this would draw attention away from the other social and economic challenges that the country faced। ये भी माना गया कि अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर देते हैं या ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगा कि जो मेन इश्यूज है, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हम लोगों को जो फेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो सोशल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वहाँ से ध्यान हट जाएगा और हर चीज़ें जो है वो लैंग्वेज पर आके रुक जाएंगी। सेंट्रल जो लीडरशिप थी उस समय की, इंडिपेंडेंस की जस्ट बात की, जो उस समय की लीडरशिप हमारे देश में थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, इन सब चीज़ों को हम पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में देखेंगे। ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग को जो है वो बस जो मेन इश्यूज़ है, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, जो सोशल इश्यूज़ हमारे देश में हम लोग जो फेस कर रहे हैं उसको हम लोग को पहले डील करना है। अच्छा, उनका सोचना एक तरीके से ये भी ठीक था क्योंकि उस समय में तक सारे प्रिंसली स्टेट्स तो हमारे जो है वो हिस्से में आए नहीं थे, तो उसमें तो पूरा प्रोसेस लगा, एक काम हुआ पूरा,
तो वही कह रहा है कि उस समय में जो पोस्टपोनमेंट का जो ज़रूरत था, मतलब क्यों पोस्टपोन करना था, ये ज़रूरी इसीलिए भी उन लोगों को लगा क्योंकि उस समय में जो प्रिंसली स्टेट्स का फेट है वो डिसाइड नहीं हुआ था कि भाई उन लोगों को जो है वो किधर जाना है, इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है। तो तब तक तो पता नहीं था कि भारत में कितने प्रिंसली स्टेट्स आने वाले हैं, कितने से। तो उस समय में अगर हम स्टेट रीऑर्गेनाइज कर रहे होते तो हमको पता भी नहीं चलता कि कौन सा जो है वो एक अलग स्टेट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। तो इसीलिए भी लोग कहा कि चलो भाई इसको हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं। ऑल्सो लोगों के दिमाग में जो है वो एक डर भी था कि भाई चलो पार्टीशन हुआ है तो उसका भी एक डर है कि भाई पार्टीशन ऑलरेडी एक हो ही चुका है दोस्तों में, अगर और हम स्टेट के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे बांटते रहेंगे तो कल होके पता नहीं जो है वो हो सकता है कि और डिमांड बढ़ने लगे अलग अलग देश बनाने का। तो एक डर जो है वो मन में था। ये जो डिसीजन था नेशनल लीडरशिप का कि भाई हम लोग को जो है वो पोस्टपोन कर देना चाहिए, इसको चैलेंज किया गया लोकल लीडर्स और लोगों के द्वारा। मतलब अब जैसे सेंट्रल लीडरशिप जो मतलब उस समय में भारत की सरकार थी वो तो ये मान रही थी कि ठीक है चलो हम लोग जो है वो बाद में ही इस टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ पर लोग डिमांड कर रहे थे तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, जो लोग थे, वो कह रहे थे कि नहीं, जब हम लोग का डिमांड है और कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है वो स्टेट बनना चाहिए तो आपको जो है वो ऐसा करना पड़ेगा। और इसी के एवज में जो है बहुत सारा प्रोटेस्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल जाता है। उसी में से एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट बिगैन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, जिसको कि पुराना मद्रास प्रोविंस कहा जाता है, जिसमें कि आज का तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका आता है। यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला और उस प्रोटेस्ट में देख लीजिए आप, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, है ना, इंडिया का मैप देखेंगे नीचे, तो यहाँ जो है वो 4 जो है वो स्टेट्स है, ठीक है, 4 स्टेट्स है, कर्नाटका है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये 4 जो है वो साउदर्न स्टेट्स है और ये चारों स्टेट्स का जो एरिया था वो सब मिलाकर जो है वो एक तरीके से मद्रास प्रोविंस कहा जाता था उस समय में, ठीक है। पुराने समय में जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो इसको मद्रास प्रोविंस कहा जाता था। और यहाँ पर जो है वो जो लैंग्वेज बोली जाती है आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटका में जो है वो कन्नड़ बोला जाता है और केरला में जो है वो मलयालम बोली जाती है। तो अभी तो सब जगह अलग अलग लैंग्वेज है। उस समय में सब लैंग्वेज के लोग जो है वो एक ही साथ रहते थे क्योंकि एक मद्रास प्रोविंस ही कहा जाता था जिसमें 4 स्टेट्स आते थे आज के। तो वहाँ पर जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया कि हम लोग को जो है वो तेलुगु बोलने वाले जितने भी लोग हैं सबका एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। वो लोग कंट्री की डिमांड नहीं कर रहे थे, स्टेट की डिमांड कर रहे थे कि भारत के अंदर हम लोगों को वो एरिया चाहिए जहाँ पर हमारे लैंग्वेज बोलने वाले मतलब तेलुगु बोलने वाले लोग जो है वो एक साथ रहे। इसी मूवमेंट को, है ना, कि हम लोग को जो है वो अलग एक स्टेट चाहिए, इस मूवमेंट को बोला गया दी विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। इन लोग ये चाह रहे थे कि तेलुगु बोलने वाले सारे लोग जो है वो एक साथ एक स्टेट में रहें जिसका नाम हो आंध्र प्रदेश। तो ये जो विशाल आंध्रा मूवमेंट है जो कि सेपरेट आंध्र प्रदेश जो है वो बनाने का बात जो है वो कर रहा था, उनका डिमांड मेनली क्या था कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो है वो इनको सेपरेट कर देना चाहिए मद्रास प्रोविंस से और इनको जो है वो एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस बना देना चाहिए। तो इनका ये डिमांड यही था कि जो भी मद्रास प्रोविंस है जितने सभी जो है वो एक मिक्स कल्चर है, तो इन लोगों को ये चाहिए था कि तेलुगु बोलने वाले लोगों को आप अलग कर दीजिए और उनको लिए एक अलग स्टेट, एक अलग जगह जो है वो बना दीजिए जिसको आंध्र प्रदेश बोला जाए। नियरली all the political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the then Madras provinces। तो वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो छोटी मोटी रही होंगी, जो भी लीडर्स रहे होंगे, उन सब ने जो है ये कहा कि सही बात है भाई, लैंग्वेज को ही जो है वो बेसिस मानकर एक आंध्र रीजन आपको बना देना चाहिए। तो ये जो डिमांड है उस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब सरकार इसको पोस्टपोन करना चाहिए था, इधर से डिमांड जो है वो बढ़ रहा था। ये डिमांड और कब ज़्यादा जो है वो बड़ा हो गया, या ये प्रोटेस्ट और कब ज़्यादा बड़ा हो गया, जहाँ पर एक बहुत बड़े लीडर जो है वो उन्होंने जो है वो क्या किया कि भाई एक भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर दी और वहाँ पर उसके बाद जो है वो उनका डेथ भी हो गया था। तो इसी वजह से ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो वही जो है वो लिखा हुआ, उसको ध्यान से देखिए। कह रहे द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन। अब सरकार तो नहीं चाह रही है, सरकार तो इससे जो है वो चाह रही है कि भाई किसी तरीके से उसको पोस्टपोन किया जाए। इस चक्कर में वो जो पूरा मूवमेंट था उसको और मोमेंटम मिल गया और लोग जो है वो एक तरीके से गुस्सा हो गए, प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। इसी में एक लीडर है पोट्टी श्री राममुलु, है ना, पोट्टी श्री राममुलु एक लीडर है, पोट्टी श्री राममुलु, जो कि एक कांग्रेस लीडर थे
है ना वहाँ के। और ये एक तरीके से गांधीयन थे, वेटरन गांधीयन, मतलब पुराने समय में ये गांधी के फॉलोअर थे। ये जो है वो इंडेफिनिट फास्ट पे चले गए। अब क्योंकि गांधी की फिलॉसफी पे मानने वाले हैं तो फास्ट एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो उस समय में गांधी जी के एरा में भी माना जाता था कि भाई भूख हड़ताल एक बहुत बड़ा हथियार है कि सामने वाले को आप कन्विंस कर सकते हैं इस चीज़ से। तो फिर ये जो है वो भूख हड़ताल पे चले गए और इसके बाद जो है वो 56 दिन के बाद इनका जो है वो डेथ हो गया। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, भूख हड़ताल करना ठीक बात है, लेकिन उसके बाद अगर उसमें किसी का डेथ हो जाता है तो इसका सारा ब्लेम जो है वो किस पे आएगा? सरकार पे आएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने सरकार से कुछ डिमांड रखी थी, उसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया था। तो क्योंकि बड़े लीडर के साथ जब ऐसा हो जाता है तो सरकार पे प्रेशर आ जाता है बहुत सारा। इसके वजह से जो है वो लोगों में और गुस्सा आ गया और यहाँ पर जो है वो बहुत सारा वायलेंट आउटबर्स्ट जो है वो देखने को हमको मिला पूरे आंध्रा रीजन में। ठीक बात है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारा जो है वो लोग सब जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे, वायलेंस होने लगा, एक दूसरे से जो है वो लड़ाई हो रहा था। अब इसके लिए सरकार को तो फिर झुकना ही पड़ता। पीपल इन लार्ज नंबर टुक टू द स्ट्रीट, लोग जो है वो सड़कों पे उतर गए, बहुत सारे लोग जो है वो घायल हुए, बहुत सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई, पुलिस फायरिंग हुआ उसमें। मद्रास में बहुत सारे लेजिस्लेटर ने जो है वो सब रिजाइन कर दिया इस प्रोटेस्ट के लिए। तो मद्रास की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस समय की, या लेजिस्लेटिव जो उस समय जो पुराने ब्रिटिश के समय में जो इलेक्शन होता होगा उस समय के जो लेजिस्लेटर थे, जो लोग जो है वो वहाँ पर जीते हुए थे, उन्होंने सब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, बोला कि भाई हम लोग जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर को जो है वो क्या अनाउंस करना पड़ा कि भाई ठीक है हम जो है वो आंध्रा स्टेट जो है वो बना देते हैं। और कब अनाउंस हुआ ये? दिसंबर 1952 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इनफैक्ट दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी रीऑर्गेनाइज्ड। बात समझिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वो सबसे पहला स्टेट था जो पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले बनाया गया था। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए और ऐसे भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेट कौन बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारा बात जो है वो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ एक मैप दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए, है ना। इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ 1961। अब वो पूरा कहानी तो अभी हम लोग अभी डिस्कस किए नहीं है, वो तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लेकिन ये जो है वो 1961 का जो है वो एक तरीके से मैप जो है वो दिया हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा स्टेट आपको अभी के टाइम जैसा नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे जो है वो यहाँ पर एक विजिबल एग्जाम्पल जो दिख रहा है यहाँ पर कि बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार ये झारखंड को मिलाकर है। लेकिन आपको पता है कि बिहार जो है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गया बाद में, एक बिहार और दूसरा जो है वो झारखंड बन गया। तो यहाँ पर जो है वो झारखंड एक स्टेट नया है। मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो इसको जो है वो यहाँ से काटकर बना दिया गया था छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आप स्टेट्स का नाम जानते हैं तो ये सब आपको समझ में आएगा, है ना। उसी के बाद उत्तर प्रदेश को भी जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड बना दिया गया। पंजाब को भी जो है वो हरियाणा में तोड़ दिया गया। हिमाचल प्रदेश तो अलग है ही है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो बस आसाम को जो है वो मेघालय में तोड़ दिया गया। मणिपुर त्रिपुरा है तो यहाँ पर ये सब नागालैंड का इलाका है, तो ये सब भी जो है वो अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 1961 का जो मैप अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के बाद का है ना। पहले का मैप आपको जो है वो ऊपर पीछे दिया हुआ था, अगर आप देख पाएँ तो हम आपको दिखा देते हैं। उस समय में स्टेट रीऑर्गेनाइज नहीं था, वो ब्रिटिश इंडिया का ही शायद जो है वो पार्टीशन के टाइम का जो है वो मैप था। तो वहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ जो है, बहुत सारा जगह जो है वो मिक्स है। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ फाइनली, तो फिर उसके बाद हमारा इंडिया जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो डिवाइड हो गया। तो ये मैप और उस मैप में जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो आपके पास बुक होगा तो आप उसमें वो चीज़ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस मैप से रिलेटेड तो जो है वो कुछ क्वेश्चन भी जो है वो लिखा हुआ है कि मैप को पढ़िए और आंसर कीजिए जो क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वेर कार्व्ड आउट। तो ओरिजिनल स्टेट का नाम बताना है जिसमें से ये सब स्टेट जो है वो निकला है। तो जैसे गुजरात जो है वो उस समय में बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे में गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो दोनों आता था। तो फिर वहाँ से ये डिवाइड हुआ तो दो स्टेट जो है वो बना था। मेघालय जो है वो अभी आपको ऊपर दिखाए हैं, आसाम से जो है वो अलग हुआ है। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है ना। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो वो मैप में आपको दिखेगा। और कह रहा है कि नेम 2 स्टेट्स दैट वेर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो ये हम लोग पिछले पार्ट में जो है वो देख लिए थे, इसमें बंगाल और पंजाब, है ना। तो ये दोनों जो है वो इलाका है, इसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया था पूरा ना। जैसे बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया था, तो वो अब ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। पंजाब भी जो है वो 2 हिस्सों में बट गया था। तो ऐसे कहें तो ये 2 स्टेट्स है जहाँ पर जो पार्टीशन की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और 2 स्टेट्स आज के डेट में जो
पहले एक यूनियन टेरिटरी थी। तो ये जो है वो आपको कमेंट में बताना है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या फिर जो गोवा है उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा भी जो है वो एक और कंट्री है जिसके बारे में आपको बताना है। तो थोड़ा सा जो है वो इस पर आप रिसर्च कीजिए और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि आपको धीरे धीरे आगे जो है वो पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर आप खुद से रिसर्च करेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया कि आंध्र प्रदेश जो है वो पहला स्टेट है जो 1952 में, ठीक है, वो बना दिया गया था, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है मतलब तेलुगु बोलने वाले लोगों ने अपना जो प्रोटेस्ट जो उन्होंने किया था वहाँ पर उन लोगों की जो विक्ट्री हुई थी। द फॉर्मेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश स्पर्ड द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग द अदर स्टेट्स और लिंग्विस्टिक बेसिस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब एक राज्य जब ऐसा बन जाता है प्रोटेस्ट के आधार पर, तो फिर उनको लगता है कि भाई हम लोग बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी सोचते होंगे कि हमको भी जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे अपना अपना जो है स्टेट चाहिए। तो फिर ये इस तरीके का जो एक तरीके से स्ट्रगल है, जो प्रोटेस्ट है, वो कंटिन्यूअस जो है वो देश में चल रहा था, ठीक है। इस सब स्ट्रगल के वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनको जो है वो एक कमेटी या एक कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ा, जिसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था SRC, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बनाया गया? 1953 में। और इनको कहा गया कि आप जो है वो पूरे स्टेट का बाउंड्री जो है वो एक तरीके से जो रीड्रॉ कीजिए, देखिए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वो कैसे पूरा देश में जो है वो बाउंड्री स्टेट्स का बनाया जा सकता है। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई। अब ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है? देखिए, इसके जो है ना वो चेयरमैन थे फजल अली। तो इसको जो है ना वो फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, इनके नाम से भी जो है वो, ठीक है। इनको जो है वो ये एक तरह से अथॉरिटी दी गई थी कि आप जो है वो पूरे देश में स्टेट के हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइज कीजिए, देखिए कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से कैसे स्टेट्स जो है वो डिवाइड हो सकता है। आगे चल के ये जब कमीशन बनी, इन्होंने पूरे देश में जो है वो असेसमेंट किया और फाइनली इन्होंने 1955 में जो है वो अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा कि हम पूरे भारत में 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज बना सकते हैं, ठीक है। मगर फिर बाद में जो है वो फाइनल जब ये आया, जब एक्ट आया, तो उसमें जो है वो यही 16 स्टेट 14 स्टेट में कन्वर्ट हो गए और जो 3 यूनियन टेरिटरी थी वो उस समय में 6 यूनियन टेरिटरी बन गई। तो वही बात जो है वो लिखा हुआ है कि ये जो कमीशन है, इन्होंने जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया और उसमें कहा कि हाँ ठीक है, बाउंड्री जो स्टेट का बनना चाहिए वो डिफरेंट लैंग्वेज के आधार पर ही बनना चाहिए। और उसी बेसिस पर जो है वो रिपोर्ट के बेसिस पर ही बाद में क्या बनाया गया? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसको जो है वो पास किया गया। कब पास किया? 1956 में। तो जब किसी भी वर्ड में एक्ट वर्ड यूज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अब कानून बन जाता है। तो अब एक कानून बन गया 1956 में। तो पूरा सीक्वेंस समझिए। सबसे पहले 1952 में जो है वो आंध्र प्रदेश बनता है स्टेट। उसके बाद सारे स्टेट्स भी जो है वो आपस में एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं कि हम लोग को भी जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे जो है वो अपना अपना स्टेट बनाना है। उसके बाद 1953 में जो है वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो बनाया जाता है, जिसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। उसने जो है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। वो 1955 में जो रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें कहता है कि 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी जो है वो हम लोग बना सकते हैं। बाद में इसी पर जो है वो विचार विमर्श करते हुए जो है वो ये फाइनल डिसीजन कब आता है? 1956 में, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो हमारे देश में रहेंगे। तो आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में कितना है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। उस समय में ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड था। अब सवाल ये है कि यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो ये जानते होंगे कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है, मगर ऐसे हम आपको बता देते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। देखिए, स्टेट तो वो है कि भाई अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो पूरे इंडिया के लिए जो है वो काम करेगी, तो ऑब्वियसली उसका रीच हर स्टेट में इंटरनली तो होगा नहीं। तो इसीलिए स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से, कि उन एरिया को जो है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके अपने हिसाब से। वहाँ पर अलग से इलेक्शन होगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाए जाएंगे और वो लोग वहाँ पर अपना कंट्रोल अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपना गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला सकते हैं। कुछ ऐसी टेरिटरीज होती है जो पॉपुलेशन में या एरिया में बहुत छोटी होती है और उसके लिए अलग से एक स्टेट गवर्नमेंट बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि खर्चा भी होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको चलाना है तो पैसा भी खर्च होता है। तो उस सेंस में कहा गया कि उसके लिए अलग से कोई हमको सरकार नहीं चाहिए, तो उसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रख दिया जाएगा, वैसे एरियाज को जहाँ पर पॉपुलेशन कम है या एरिया जो है वो कम है।
तो ऐसे ही एरियाज जहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होते, है स्टेट की तरह ही वो डिवाइडेड, लेकिन वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो वैसे एरियाज को हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। तो जब आप स्टेट के हिसाब से बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होता है वहाँ के जो हेड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो किसी इलेक्शन से चुनकर नहीं आते हैं, इनको जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जब स्टेट्स, अगर आप थोड़ा सा भी अगर पॉलिटिक्स इस तरीके से समझते हैं तो स्टेट में जो है वो चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर तो वही इलेक्शन लड़ा लोग, उसी में से जो है वो जो जीता उसमें से चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट कर लिया गया। इसके अलावा एक गवर्नर होते हैं स्टेट में, जो जिनको कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि जो कि जो देश में प्रेसिडेंट का काम है वो स्टेट में गवर्नर करे, ठीक है। इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी में कोई चीफ मिनिस्टर तो नहीं होता, तो वहां पर रखा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। काम उनका वही है, उस एरिया को कंट्रोल ही करना है, लेकिन गवर्नर से थोड़ा सा अलग दिखने के लिए इनका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा गया। पावर में कोई कमी नहीं है, वो तो वही है भाई, यूनियन टेरिटरी का हेड वही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हुआ, लेकिन जब स्टेट में देखेंगे तो वो गवर्नर कहे जाते हैं। तो बात एक ही है, मिला जुला के नाम अलग है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे पता चल जाता है कि यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो इसीलिए ठीक है। हालांकि 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में ये सब चीज़ें एग्जैक्टली डायरेक्टली यूज़ में नहीं आती, ये सब आप क्लास 11th में ज़्यादा बेहतर पढ़े होंगे, है ना, तो वहाँ के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन अभी आप समझ लें कि भाई उस समय में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनाया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं। और तो यहाँ पर देखिएगा, तो पिक्चर भी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 1955 में जो है वो इसका रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुआ। अब कहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इन द अर्ली ईयर्स वाज द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट वुड एंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जब स्टेट्स जो है वो बन गई, ऑर्गेनाइजेशन पूरा जो है वो सक्सेसफुल हो गया, तो भी एक कंसर्न था लोगों के दिमाग में शुरुआती दिनों में कि अगर सेपरेट स्टेट हम बनाने गए अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर भी, तो ये था कि भाई देश की जो यूनिटी है वो डेंजर में आ जाएगी, वो इंडेंजर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि सब तो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। जब अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, तो सिर्फ अपना अपना ही देखेंगे। तो ये डर था कि भाई हो सकता है उस समय में जो है वो हमारा देश जो है वो एक तरह से यूनाइट ना रह पाए। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट में फॉस्टर सेपरेटिज्म। अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने गए तो और सेपरेटिज्म बढ़ेगा, ये सब अलग अलग अपने आप को महसूस करेंगे। मान लीजिए कि कोई बिहार में रहता है, वो तमिलनाडु में रहने वाले इंसान के साथ मदर टंग में तो बात कर नहीं सकता, तो लैंग्वेज अलग है तो कल्चर अलग है, तो भाई चलो अलग अलग हो गए, है ना। तो ऐसा डर था कि भाई ऐसा अलग अलग हो सकता है। एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। अब लगा कि भाई इस तरीके का अगर होने लगेगा, सेपरेटिज्म वाला एक कोई इशू उठ जाएगा, तो एक तो नया नया देश ही बना है हमारा, समस्या और बढ़ जाएगी। लेकिन जो लीडरशिप थी अंडर द पॉपुलर प्रेशर, उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग को जो है वो लिंग्विस्टिक स्टेट ही बनाना है। उन लोगों को ये भरोसा था कि नहीं, मैनेज हो जाएगा। ये माना गया था कि अगर हम रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम को, जितने भी रीजन है सबका, अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित है कि जो डिवीजन और सेपरेटिज्म का जो डर है वो एक्चुअली में ख़त्म होगा। मान लीजिए कि एक देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन फिर भी सबको एक ही जगह रखा गया है, तो वहाँ ना सेपरेटिज्म का जो है वो आवाज़ उठेगा कि हमको अलग होना है। और अगर पहले से ही सबको अलग अलग एक तरीके से ढंग से जो है वो डिवाइड करके अगर रख दिए हैं, तो सब अपने अपने जगह पर तो खुश है ही, और जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उस तरीके से मिलेंगे कि हाँ भाई एक दूसरे की क्या करते हैं, उसको जो लिबर्टी है वो हैम्पर नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के एरिया में है और हम दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हमको खतरा है, नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपना एक जगह है, ठीक है। तो सरकार का ये मानना था कि ये जो भी क्लेम है, अगर हम इसका ध्यान रखें कि रीजनली जो है वो लोगों को अलग रहना ही पसंद है, या लैंग्वेज बेसिस पे लोगों को जो है अलग रखना ही ठीक है, तो एक्चुअली में वो अलग है नहीं, वो हमारे देश की यूनिटी को और हेल्प ही करेगा कि डिस्प्यूट कम होंगे। तो डिस्प्यूट कम होना ही उस समय में सबसे बड़ा एक तरीके से जो है वो समझ लीजिए कि मोटिव था हमारा, कि भाई ऐसा हो जाए कि सेपरेटिज्म जो है एक तरह से खत्म होगा। इसके अलावा भी बिसाइड्स द एकोमोडेशन ऑफ द रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर आल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक।
और सही बात है, क्योंकि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया तो सब अपने अपनी जगह पर अपने अपने भाषा में अपने अपने तरीके से फैसला कर सकता है कि अपने स्टेट को कैसे चलाना है। तो ये ज़्यादा बेहतर जो है वो ऑप्शन है ना। मान लीजिए कि कोई कश्मीर में रह रहा है कोई इंसान, उसको बोला जाए कि तुम जाकर जो है वो नीचे तमिलनाडु का सरकार देखो, तो क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी बहुत है, क्लाइमेटिक डिस्पैरिटी बहुत है, तो वो कभी भी उस जगह की ज़रूरत को समझ ही नहीं पाएगा। तो ये सरकार का सोचना था कि नहीं, सब अपने अपने हिसाब से ही रहेगा तो सही रहेगा। और क्योंकि अब 50 साल से अधिक हो चुका है, 50 साल क्या, हमको लगता है अगर उसी 1956 से देखिएगा तो 70 साल है ना, तो 1952 से देखिएगा तो 70 साल से ज़्यादा, तो 70 साल से ज़्यादा हो चुका है जब तक लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो बने हैं। और हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स और जो मूवमेंट था फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिक वेज। और इससे जो है एग्जैक्टली फ़ायदा ही हुआ है, लोगों को समझ में आएगी कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, कैसे डिमांड रखा जाता है, सरकार कैसे मानती है। ये समझ लीजिए वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोटेस्ट था जो हमारे इंडिपेंडेंट देश के अंदर हो रहा था किसी एक डिमांड को लेकर। तो इस तरीके का जो भी अगर चीज़ होता है जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, जनता कुछ बात अपना रखती है सामने में, सरकार मानती है, तो ये तो एक तरीके का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो इसको ही एक तरीके से जो है वो मजबूती मिल रही है, तो ये बढ़िया भी है इस तरीके से। The path to politics and power was now open to people other than small English speaking elite। और अब जो है वो जो पॉलिटिक्स का रास्ता है वो आम लोगों के लिए भी खुल चुका है। जो है वो जो बहुत लोग जो पहले समझते थे कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग है तो आप एलिट की कैटेगरी में हैं, आप ही को जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन लेने का अधिकार है, तो अब ऐसा नहीं था। अब जो है वो समय के साथ क्योंकि एक तरीके से प्रोटेस्ट की आज़ादी लोगों को मिल गई है, तो अब नॉर्मल लोग भी, आम जनता भी जो है वो पॉलिटिक्स का पार्ट बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये जो है वो एक फ़ायदा था इस पूरे प्रोटेस्ट का, पूरे डिमांड का, तो उसको समझाया गया। कह रहे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गिव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। तो एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ तो हम लोग को एक आधार तो मिला कम से कम कि स्टेट को बांटा कैसे जाए। ऐसा तो नहीं था ना कि कुछ भी आपने सुविधा, जैसे ब्रिटिश लोग क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा को देखते हुए जो है वो स्टेट्स को बांट देता था, तो उससे तो लोग तो दुखी रहते थे क्योंकि अपने तरीके के बोलने वाले लोग अपने साथ है ही नहीं। तो अब क्या है कि क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो ये एक तरीके से हमको एक यूनिफॉर्म बेसिस तो दिया कि कैसे बाउंड्रीज को बनाना होता है, तो एक तरीके से ये भी अच्छी बात है। इट डिड नॉट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी कंट्री एज मेनी हैड फियर्ड अर्लियर। और आज तक कोई भी ऐसा डिसइंटीग्रेशन का समस्या नहीं आया है। लोग जो है इस बात पर डर तो रहे थे पहले, लेकिन अभी तक जो है वो सभी चीज़ टचवुड सही है। ऑन द कंट्रेरी इट स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। और आज के डेट में देखेंगे तो सिचुएशन और बेहतर है। अब जो है वो नेशनल यूनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि सब अपने अपनी जगह पे खुश हैं और एक दूसरे के लिए जो है वो एक रिस्पेक्ट भी है ना। लेकिन मजबूरी में अगर एक जगह पर रहना पड़ता तो शायद वो रिस्पेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा ही डिसीजन हुआ जो भी हुआ है। ठीक है, अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे बड़ी बात ये कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने से हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश की खूबसूरती एक तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो इंटैक्ट रही। आज हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा देश ऐसा है जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग भी एक साथ जो है वो बहुत हार्मनी से रहते हैं। When we say India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of election। अगर हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है या इलेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ उतना ही नहीं है, उससे ज़्यादा इसका मतलब है द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट। It was a choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे देश में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो भले ही रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हम यूनाइट हैं। हम चूज़ करते हैं कि हम अपने देश में यूनाइटेड रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिफरेंसेस वी हैव। ठीक है, बीट रीजनल, बीट रिलीजन या बीट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो भी आप डिफरेंसेस सोच सकते हैं वो सोचिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हमारा देश जो है वो इंटैक्ट है, यूनाइट। तो वही बात जो है वो यहाँ पर समझाया हुआ है कि डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वाज एसोसिएटेड विथ प्लूरलिटी, है ना, कि सब लोग, मल्टी कल्चर लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, मल्टी रिलीजियस लोग रह रहे हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, है ना, विथ प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वाज टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। और अब आगे का जो पॉलिटिक्स होगा वो इसी प्लूरलिटी को जो है इसी डेमोक्रेटिक आइडिया को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक बात है। तो ये जो है वो पूरा आपका चैप्टर था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है येलो बॉक्स में, जिसमें और बाकी स्टेट्स
कैसे जो है वो बने उसके बारे में जो है वो बताया हुआ है ना। कुछ स्टेट्स तो हम लोग को था कि चलो भाई लैंग्वेज के बेसिस पे बन गया, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स था जो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बना है। तो कैसे कैसे स्टेट सब रीऑर्गेनाइज हुआ उसके बारे में भी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं, आराम से जो है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहता है द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट डिड नॉट मीन हाउएवर ऑल द स्टेट इमीडिएटली बिकेम लिंग्विस्टिक स्टेट्स। कहा कि जब ये लोग आइडिया समझ में आ गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना है, तो सारे स्टेट्स तुरंत जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं हो गए थे। जैसे बॉम्बे स्टेट को देखें तो ये बाइलिंगुअल था। बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज बोलने वाला, जहाँ पर दो तरीके के लोग थे, गुजराती बोलने वाले लोग भी थे और मराठी बोलने वाले लोग भी थे। तो बहुत सारा पॉपुलर एजिटेशन के बाद, मतलब यहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह के बाद जो है वो स्टेट, दो स्टेट यहाँ से बनाया गया, जिसका एक का नाम था महाराष्ट्र और दूसरे का नाम था गुजरात, जो कि कब बनाया गया 1960 में। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको पता चला कि बॉम्बे स्टेट था, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिक्स था। लैंग्वेज के बेसिस पे गुजराती और मराठी दोनों बोला जाता था वहाँ पे। तो गुजराती बोलने वाले लोग जो है वो अलग हो गए तो वो गुजरात बना लिया, और मराठी बोलने वाले अलग हो गए तो वो महाराष्ट्र बना लिया। इसके अलावा पंजाब की भी कहानी है, ठीक है। तो पंजाब में क्या है भाई, तो पंजाब ऑल्सो देयर वर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप। यहाँ भी दो भाषा बोलने वाले लोग थे, एक हिंदी स्पीकिंग और एक पंजाबी स्पीकिंग। तो जो पंजाबी स्पीकिंग लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, लेकिन बट इट वाज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट इन 1950। लेकिन ये जो है वो इनका जो डिमांड था ये 1956 में पूरा नहीं हुआ। स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 ईयर्स लेटर। 1966 में जो है वो पंजाब को दो पार्ट्स में, मतलब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, जो कि बड़े पंजाब स्टेट से अलग होकर जो है वो बन गए। तो जो पंजाब पहले एक था वो तीन पार्ट हो गया था, एक पंजाब जो कि अभी है, उसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन जो है वो कट गया इसमें से, जिसमें कि जो है वो हिमाचल जो है वहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग हैं ऑब्वियसली, और हरियाणा में भी जो है वो हिंदी ही बोलने वाले लोग हैं ना। तो वो जो है वो हरियाणवी लैंग्वेज अब हम लोग उसको कहते हैं। तो वो पंजाबी से जो है वो अलग है, इसीलिए उनको जो है वो अलग बांट दिया गया लैंग्वेज के आधार पर। इसके अलावा कहता है अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, वो कब हुआ, वो भी 1972 में। ईयर देख लीजिए कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972। तो मेघालय जो है वो आसाम से कब अलग हुआ, 1972 में। मणिपुर त्रिपुरा जो है वो कब सेपरेट स्टेट बना, तो ये सब उसी साल 1972 में ही बना है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो कब आया, 1987 में। और नागालैंड जो है वो एक स्टेट बहुत पहले ही बन गया था, जो है 1963 में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स का ईयर दिया हुआ है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि येलो बॉक्स के बारे में पता एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी इंटरनल एग्जामिनेशन में तो पूछ सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद बात यह है कि सिर्फ लैंग्वेज ही जो है वो आधार नहीं था कि भाई जिस पर जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए थे। बाद के सालों में देखा जाए तो बहुत सारे रीजन ऐसे थे जिन्होंने डिमांड किया कि भाई हम लोग को सेपरेट स्टेट चाहिए, क्योंकि हम जो है वो अलग रीजनल कल्चर से आते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको जो है वो ठीक करने के लिए हम लोग को जो है वो अलग स्टेट चाहिए। और ऐसे तीन स्टेट हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये कब बनाया, 2000 में बनाया गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आपको अभी बताए थे कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया, उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग होकर बना, और झारखंड जो है वो ऑब्वियसली बिहार से अलग होकर बना है, जो आप जानते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो 2000 में बनाया गया था इन तीनों स्टेट को। इसके अलावा तेलंगाना एक स्टेट है जो कि सबसे लेटेस्ट स्टेट, सबसे नया स्टेट है। ये कब बना था, 2 जून 2014 को इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है वो बनाया गया था। और स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कम टू एन एंड। अभी भी जो है वो डिमांड आपको अलग अलग जगह से उठते रहता है, और यू नेवर नो, हो सकता है बाद में ऐसा हो भी जाए कि और भी स्टेट जो है वो हमारे यहाँ बने। तो ये चलता रहता है ना। पहले हमारे यहाँ 29 स्टेट्स था, फिर अब जो है वो 28 स्टेट हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है वो हटा दिया गया था स्टेटहुड से। तो फिर उसके बाद जो है वो, तो ऐसे चेंज होते रहता है, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। There are many region in the country where the movement demanding the separate state and small state। तो अभी भी जो है वो मूवमेंट चल रहा है बहुत सारे जगहों पर। जैसे कि एग्जांपल में है, महाराष्ट्र में एक विदर्भ का इलाका है जो कहता है हमको अलग स्टेट बना दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न इलाका है वो कहता है हमको हरित प्रदेश करके जो है वो अलग कर दीजिए। और वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन है वो भी कहता है कि हमको जो है वो अलग जो है वो एक तरीके से एक स्टेट बना देना चाहिए। तो ये कुछ कुछ डिमांड्स है जो अभी भी उठ रही हैं। तो ओवरऑल जो आपका चैप्टर है वो अब यहाँ पर समाप्त होता है। ये है एक्सरसाइज, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने जो है वो चैप्टर पढ़ रखा है। आगे हम लोग जो है वो ऑब्वियसली जो दूसरा चैप्टर आएगा उसमें जो है वो फोकस करेंगे, और इसी तरीके से सिलेबस जो है वो हम लोग एंड करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो ये NCERT कवर करने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा है या नहीं।
अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है या कुछ भी समस्या है तो हम और कैसे उसको सुधार कर सकते हैं, ये चीज़ हमको जो है वो कमेंट में देखना है, जानना है, जिससे कि हम और बेहतर कर सकें। ठीक है, इस यूट्यूब के दुनिया में तो हम लोग नए हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है उतना शायद जानकारी हम लोग को है नहीं, मगर एक कोशिश है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो सही जानकारी बेसिकली जो किताब में है वो पहुंच सके। और अगर किताब तक का भी जानकारी अगर आपके पास पहुंच जाता है तो इसका मतलब आप बहुत इंटेलेक्चुअल जो है वो बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर लोग जो किताब को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इधर उधर से जो सुनते हैं उससे बढ़िया है किताब को पढ़िए, किताब को जानिए, उसी में बहुत सारा कहानी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसी के साथ जो है वो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग किसी और चैप्टर में जो है वो आपसे मिलेंगे, है ना। तब तक अपना जो है वो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और ठीक है, बाय।